हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। आज हम देखेंगे जीएस पेपर 2 के एक क्वेश्चन को और उसके एनालिसिस को देखेंगे किस तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। सो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज ये क्वेश्चन आपको जो पहले प्रोवाइड कर दिया गया था, आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और इसके पॉइंट्स को लिखा होगा अपनी समझ से। अब हम इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो प्लीज़ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने पास लिख के रखिएगा, नोट्स बना के रखिएगा और एक्स्ट्रा पॉइंट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कोर्सेज़ के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दे दूँ। तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन करता है जिसमें पीडीएफ्स प्लस लाइव डाउट सेशंस होते हैं और डेली बेसिस पे डाउट्स के साथ साथ रिवीजन भी कराई जाती है। हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है, फुल फ्लेश्ड बैच है गाइस, बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक का कवरेज कराया जा रहा है उस बैच में। तो हाईली रिकमेंडेड, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। और अब तो एमपीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो जो कैंडिडेट्स एमपीपीएससी के लिए वर्क कर रहे हैं, एमपीपीएससी को ज्वाइन करने के लिए चाहते हैं, वो लोग प्लीज़ हाईली रिकमेंडेड ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सिर्फ 4 मंथ्स हैं। 4 मंथ्स में आपको बिल्कुल सिलेबस के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कराई जाएगी और बिल्कुल आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। उसके बाद हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच है जिसमें बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस उठा के, एनसीईआरटी के टॉपिक से ही क्वेश्चंस उठा के दिए जाएंगे और आपको उनको लिखवाया जाएगा। आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा और साथ धीरे धीरे आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ करवाई जाएगी ताकि 3 आवर्स में 20 क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं आप इजीली लिख सकें। एनसीईआरटी बैच है हमारा सेल्फ स्टडी कम टेस्ट सीरीज़ बैच, जिसमें डेली बेसिस पे टारगेट्स दिए जाते हैं और टेस्ट सीरीज़ दी जाती हैं आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए। सो इनको ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज डोंट वेस्ट योर टाइम, जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। तो अपना सेशन शुरू करते हुए अपनी एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स usually suffers in terms of certain vital factors. Identify these factors and suggest effective measures for their effective implementation. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी आधारित परियोजनाओं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आमतौर पर कुछ महत्वपूर्ण कारकों के रूप से प्रभावित होता है। इन कारकों की पहचान करें और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रभावी उपाय सुझाएं। यह क्वेश्चन GS2 के अंडर आता है और ये यूपीएससी ने 2019 में पूछा था क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में किसकी बात की जा रही है, हमारा पॉइंट ऑफ फोकस यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईसीटी। हमें यहाँ पे आईसीटी की बात की जा रही है मेनली, कि आईसीटी को हम इम्प्लीमेंट जब करते हैं या आईसीटी के बेसिस पे जितने भी प्रोजेक्ट्स, जितने भी प्रोग्राम, जैसे आज के टाइम पे डिजिटलाइजेशन बढ़ती जा रही है, तो जो ये इन आईसीटी के बेसिस पे प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं, पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं, प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो दिक्कतें लेके आती हैं, जिनसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, या क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, और उन फैक्टर्स को कर्ब करने के लिए या इम्प्लीमेंटेशन इसकी अच्छे से हो जाए उसके लिए हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। तो हमें इसमें क्या करना है, हमारा पॉइंट ऑफ फोकस आईसीटी है, तो हम आईसीटी के रिगार्डिंग थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे और फिर हम अपने बॉडी पार्ट में उसके फैक्टर्स को बताएंगे कि किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स आती हैं आईसीटी को यूज़ करने में, आईसीटी की इम्प्लीमेंटेशन में, या उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, और फिर हम इफ़ेक्टिव मेजर्स बताएंगे। और गाइज जैसे हमने पहले भी किया है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वही अल्टीमेटली सोल्यूशन होता है। तो ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं अटेम्प्ट करने की, अगर आपको प्रॉब्लम्स पता है। तो हमने जब फैक्टर्स डाल दिए कि किस किस चीज़ों की वजह से इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही है, तो वही हम इफेक्टिव मेजर्स में डाल सकते हैं कि हम अगर इनको ठीक कर देंगे तो ये इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग, हम बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है कि जब आईसीटी की बात कर रहे हैं या इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की,
तो सबसे ज़्यादा मेजर इशू किसका आता है? मिस गवर्नेंस का, कुशासन का इशू आता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लेके आती है एट टाइम्स, लेकिन वो प्रोग्राम्स का फ़ायदा बेनिफिट तभी होता है जब उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो। लेकिन जैसे मिस गवर्नेंस होता है, करप्शन होता है, या फिर लेज़ीनेस होती है जो अथॉरिटीज़ हैं, तो उनकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर वे में ना हो पाने की वजह से उन पॉलिसीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। चाहे वो पॉलिसीज़ कितनी भी अच्छी हो, उनका कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका होता है इम्प्लीमेंटेशन का। तो इसीलिए अब इसी चीज़ को कर्ब करने के लिए, मिस गवर्नेंस या जो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? डिजिटाइजेशन पे लेके आ रही है, डिजिटाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा रही है, जिससे कि क्या होगा? इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस, आर्थिक समावेशन होगा, और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक परिवर्तन भी होगा। वेरियस इनिशिएटिव सरकार ऐसे लेके आ रही है, जैसे कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया। तो इनको अच्छे से, अगर ये इनिशिएटिव ऐसे हैं कि इनकी वजह से डिजिटलाइजेशन होगा, और इसकी वजह से इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस आएगी और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकेगा। तो ये गवर्नमेंट ने इस तरीके से आईसीटी पे काम किया है, आईसीटी के प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम किया है। जैसे अभी हमने लास्ट आई थिंक 2020 में 15 अगस्त पे गवर्नमेंट ने ये चीज़ लेके आई थी, टैक्स में ट्रांसपेरेंसी, कि जो टैक्स है वो ट्रांसपेरेंट, टैक्सिंग सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कर दिया ताकि वहाँ पे करप्शन का काम ख़त्म हो जाए। फेसलेस ट्रांजैक्शंस कर दी थी, फेसलेस हो गया था सब कुछ। तो वो क्या है, वो भी डिजिटलाइज कर दिया। वो किस चीज़ के लिए? ताकि करप्शन ख़त्म हो जाए, मिस गवर्नेंस ना हो। तो इस तरीके से सरकार काम करता है, और इस तरीके से आईसीटी अगर इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जाए तो अच्छा काम करता है। लेकिन आईसीटी से जो आईसीटी के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं या जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें एट टाइम्स बहुत दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कतें इसीलिए आती हैं क्योंकि कई बार जो प्रोसेस होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब मुश्किल होता है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है लोगों को, या फिर कुछ लोग उनको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते या उनको चला नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो लोग चला ही नहीं पाएंगे वो लोग कैसे लुत्फ़ उठा सकेंगे, कैसे बेनिफिट ले सकेंगे आईसीटी के ऊपर बेस्ड जो भी प्रोग्राम्स हैं और जो भी पॉलिसीज़ हैं। तो इसीलिए ये हमने क्या की, इंट्रोडक्शन की बात की, हमने उसके बेनिफिट्स भी बताए कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन से क्या हो सकता है, और लेकिन उसको यूज़ करने में क्या क्या, किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, तो दिक्कतें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो अब हम उनको डिटेल में अपने मेन पार्ट में, बॉडी में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैलेंजेस की, या फिर फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है कि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। तो फर्स्ट है हमारा लो डिजिटल लिटरेसी, कम डिजिटल साक्षरता। वही लिटरेसी की बात है, मतलब लोगों में डिजिटल को लेके, डिजिटाइजेशन को लेके इतनी इलिटरेसी है कि इतनी निरक्षरता है कि वो लोग जानते ही नहीं है कि किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। आज के टाइम पे भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता है। तो अगर इन लोगों को इंटरनेट यूज़ करना ही नहीं आता है तो क्या वो प्रोजेक्ट्स का लाभ उठा पाएंगे? वो नहीं उठा सकते, वो पॉलिसीज़ को देख ही नहीं सकते, या उनको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ ही नहीं कर सकते। तो इसमें यही बताया गया है कि इंडिया में इलिटरेसी कहीं ना कहीं 25 से 30% से भी ज़्यादा है। और जब हम इलिटरेसी की बात करते हैं, लेकिन जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो डिजिटल इलिटरेसी कम से कम इंडिया के, जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है, 90% से भी ज़्यादा लोगों को डिजिटल यूज़ करना नहीं आता। वो डिजिटल इलिटरेट है, डिजिटल में निरक्षरता है उनकी 90% से भी ज़्यादा लोगों की। तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज पोज करता है। तो क्योंकि उनको चलाना ही नहीं आता तो फिर वो प्रोग्राम्स का बेनिफिट ही नहीं ले सकते, सीधी सी बात है। फिर हम बात करें तो पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी,
क्या ऐसा है कि हर किसी के पास एक बहुत अच्छा इंटरनेट अवेलेबल होता है, एक अच्छी कनेक्टिविटी है, अच्छा ब्रॉडबैंड है उनके पास? नहीं है। यही तो डिजिटल डिवाइड है जो कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे सबसे ज़्यादा गरीब बच्चों ने, या जिनके पास इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, या जिनके एरिया में कनेक्टिविटी ही नहीं है, उनकी सबसे ज़्यादा एजुकेशन हैम्पर हुई है। वो बेरोजगार हुए हैं, वो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर पाए हैं, या वो पढ़ भी नहीं पाए हैं बच्चे जिनके पास कनेक्टिविटी ही नहीं है। तो यहीं पे हमें सबसे ज़्यादा डिजिटल डिवाइड देखने को मिला है। कोरोना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अगर देखा जाए तो एक पुअर कनेक्टिविटी होने की वजह से जो रूरल इंडिया, ग्रामीण क्षेत्र हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं इसकी वजह से, और कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा इशू है वहाँ पे। उसके बाद हम बात करें प्रॉब्लम्स इन कॉमन सर्विस सेंटर्स, कि जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं इंडिया में उनकी भी कमी है। कैसे? कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ढांचा ही नहीं है प्रॉपर कि वो अच्छे से उसका लुत्फ उठा सके। स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है जो कि डिजिटलाइज वे में वर्कफोर्स स्किल्ड हो, कुशल हो, ऐसी वर्कफोर्स हमारे पास बहुत कम है इंडिया में। अब लोग करने वाले बहुत कम हैं, काम करने वाली जो वर्कफोर्स है हमारे पास, कुशल है जो, वो तो बहुत कम है, मतलब कुशलता कम है, लेकिन जो लोग जिनको सर्विस प्रोवाइड करनी है वो लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत तादाद में हैं। ह्यूज पॉपुलेशन है जिनको हमें सर्व करना है, लेकिन वर्कफोर्स कंपैरेटिवली स्किल्ड वर्कफोर्स बहुत कम है। तो और इसकी वजह से जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मतलब हर एरिया तक कनेक्टिविटी इंटरनेट की हो ही नहीं पाती है, या उनको सर्विसेज प्रोवाइड की ही नहीं जा पाती है, उनको सर्विसेज मिल ही नहीं पाती, जिससे कि सबसे ज़्यादा बड़ा एक ये हर्डल बन जाता है। फिर हम बात करें एरर्स एंड ओमिशंस इन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेड, लागू की गई प्रौद्योगिकी में त्रुटियां और चूक, कि जो भी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसमें कभी कोई दिक्कत आ रही है, कभी कोई दिक्कत आ रही है, तो उसमें वो दिक्कतों के चलते वो टेक्नोलॉजी अच्छे से, जिस तरीके से वर्क करना चाहिए उसको, जिस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया था जिस काम के लिए, वो काम उस तरीके से या उतने अच्छे तरीके से हो ही नहीं पा रहा है, तो उसका फ़ायदा क्या है? कुछ भी फ़ायदा नहीं है उसका। जैसे कि अभी बात की गई थी कि लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। राशन क्यों नहीं मिल पा रहा है? पीडीएस पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत उनको, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स जो हैं उनके तहत उनको राशन क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया अब कि फिंगर प्रिंटिंग होती है, और फिंगर प्रिंटिंग मैच होती है तो उनको राशन मिलता है। लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू थ्रू ही ऑब्वियसली बात है कि फिंगर प्रिंटिंग मैच होती है, फिंगर, तो जब वो मैच, अगर टेक्नोलॉजी में ही दिक्कत है तो चाहे सेम फिंगरप्रिंट्स हैं लेकिन वो मैच करने से मना कर रहा है, वो तो मिसमैच दिखा रहा है कि मैच नहीं कर रहा, तो उससे क्या हो रहा है? सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को, उन गरीब लोगों को हो रहा है जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है इस वजह से। लेकिन उसमें उन लोगों की तो गलती नहीं है, इसमें गलती किसकी है? टेक्नोलॉजी की गलती है। तो जिसकी वजह से ये लोगों को भूखा भी छोड़ रहा है, उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, उनके न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रहा है, उनकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। आगे हम बात करें तो नॉन इंक्लूसिव नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड, कि जो टेक्नोलॉजी है, मतलब उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी की गैर समावेशी प्रकृति, मतलब कुछ सेक्शन ऑफ पीपल है या सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी के यूसेज में, मतलब टेक्नोलॉजी ऐसे जिस जो उसमें आते ही नहीं, जिनको इंक्लूड ही नहीं किया गया। जैसे जब हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो सीनियर सिटीजन्स को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है ये चीज़ें समझने में और ये चीज़ें ऑपरेट करने में। जो प्रोग्राम्स हैं उनका लाभ उठाने में, अगर आईसीटी के ऊपर बेस्ड हैं वो, क्योंकि उनको, वो उनकी समझ से बाहर है, वो उनको समझ ही नहीं पा रहे, वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं उनको। या डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं जो, वो लोग भी इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे क्योंकि उनको भी इसको यूज़ करने में दिक्कतें आ रही हैं। या जो इल्लिटरेट पर्सन्स हैं, इल्लिटरेट नागरिकों को भी बहुत ज़्यादा, जो अनपढ़ व्यक्ति हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि आईसीटी के ऊपर जो भी है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है, कई चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि वो लोग समझ ही नहीं पाते, और जब वो समझ नहीं पा रहे तो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। अगली हम बात करें तो प्रिवेसी कंसर्न्स। प्रिवेसी कंसर्न्स क्या हैं? कि
जब हम कहीं पे भी रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे अगर ऑथराइज़ करते हैं तो वहाँ वो हमसे हम कई बार कर देते हैं ना, हम बिना कुछ सोचे समझे अलाउ 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 करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वो बोलता है कि हम आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस लेंगे, या ये जो ऐप है, ये जो जो भी टेक्नोलॉजी है, ये आपका कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस लेगी, आपके फ़ोटोज़ का एक्सेस लेगी, आपकी डिवाइस का एक्सेस लेगी। हम यस 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 या अलाउ 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 करके आगे बढ़ जाते हैं। बट उससे क्या हो रहा है, हम एक तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को पब्लिसाइज कर रहे हैं, मतलब हम उनको शेयर करने दे रहे हैं, वो हमारे बारे में जान पा रहे हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हैं, हमारी फ़ोटोज़ देख पा रहे हैं। तो क्या चीज़ है, वो एक प्रिवेसी कंसर्न बनता है। और प्रिवेसी, जैसे कि हम जानते हैं, प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि राइट टू प्रिवेसी कौन से फंडामेंटल राइट में आती है, और प्रिवेसी से रिलेटेड ऐसा कौन सा कानून है जिस कानून के तहत सॉरी केस है, ऐसा कौन सा केस है जिसके तहत राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया था, राइट टू प्रिवेसी को मान्यता दी गई थी। ज़रूर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो प्रिवेसी को लेके भी ये एक फंडामेंटल राइट है, और इसको लेके बहुत सारे कंसर्न्स अराइज भी होते हैं टाइम टू टाइम। करंट अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा आता है। करंट इवेंट्स में अगर हम देखें तो न्यूज़पेपर्स में बहुत बार आता है, प्रिवेसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिटेल्स या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रह रही हैं, इश्यूज आते जा रहे हैं। तो प्रिवेसी कंसर्न्स भी आईसीटी में बहुत ज़्यादा हैं। फिर हम बात करें तो डेटा थेफ्ट एंड ऑनलाइन सिक्योरिटी कि ऑनलाइन सिक्योरिटी, अब क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो साइबर अटैक्स होने का डर रहता है, या फिर कोई हमारा डाटा चुरा लेगा उसका भी डर रहता है। जैसे अभी बिल्कुल रीसेंट केस है पेगासस का, उसमें भी क्या हो रहा है कि लोगों का पर्सनल डाटा लिया जा रहा है, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ली जा रही है। तो वो भी क्या है, एक तरीके से डाटा प्रिवेसी कंसर्न है, ऑनलाइन की सिक्योरिटी पे एक क्वेश्चन मार्क है कि डाटा लिया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, सिक्योरिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है उसकी वजह से। नेक्स्ट हम बात करें जोग्राफिकल एंड वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, भौगोलिक की जो डिफरेंट या डिफ़िकल्ट टेरेन्स है, बहुत सारी जगह हैं, हर जगह पे हर किसी को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती जो बाकी के जगह के लोगों को मिल रही है। जैसे कि जो डिफ़िकल्ट टेरेन्स पे लोग रह रहे हैं, अगर हम बात करें लाइक नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम अरुणाचल प्रदेश टाइप रीजन, या आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार है, ये लक्षद्वीप है, यहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ की जोग्राफिकल उनको इन्फॉर्मेशन उनको मिल पाना आईसीटी के बेसिस पे वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी का भी इशू रहता है काफ़ी। दूसरा, वेदर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कि वहाँ पे ये ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे हिली एरियाज़ की हम बात करते हैं, अगर अरुणाचल प्रदेश की ही बात करें तो वहाँ पे वेदर रिलेटेड इवेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रहते हैं। तो ऐसे एरियाज़ में जब वेदर रिलेटेड इवेंट्स जहाँ एक्सट्रीम है, साइक्लोन्स हैं, सुनामीज़ हैं, वो आते रहते हैं, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, संचारण के जो भी साधन है, वो क्या होता है कि टूटते चले जाते हैं, हैम्पर हो जाते हैं, या इंटरनेट सर्विसेज वहाँ पे नहीं होती, जिसकी वजह से वो लोग परेशान रहते हैं और वो लोग सर्विसेज नहीं यूज़ कर पाते। तो ये थे हमारे चैलेंजेस जो कि आईसीटी में फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है या चैलेंजेस है इम्प्लीमेंटेशन में। अब हम बात करें कि हम इनको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन क्या मेजर्स यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हम प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस की बात करेंगे, दिक्कतों की बात करेंगे, वही हम अपने सॉल्यूशन बना के मेजर्स में डाल देंगे। जैसे कि क्रिएटिंग सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, वही एक ढांचा तैयार करेंगे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कॉमन सर्विस सेंटर्स इतने अच्छे से नहीं बन पाए हैं, या लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं, तो हम उसको कनेक्टिविटी इशू नहीं है, सॉरी कनेक्टिविटी नहीं है हर एरिया तक, तो हम कनेक्टिविटी के इशू को रिजॉल्व करेंगे, हर एरिया में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएंगे, हर जगह पे हर किसी को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करके। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण में निवेश बढ़ाना। कि ह्यूमन कैपिटल मतलब जो लोग हैं, नॉर्मली क्या है कि लोगों पे नहीं बल्कि रिसोर्सेज पे या मनी पे ध्यान दिया जाता था, लेकिन ह्यूमंस एक ऐसे हैं जो एक कंपनी को या एक को दूसरे से अलग बनाते हैं।
तो इसीलिए उसमें इन्वेस्टमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। और वो एक कंपटीशन में भी अपने हमें एक इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हर एक कंपनी को प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। रूरल यूथ मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा हैं उनको डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड की जाएगी, तो एक इन्वेस्टमेंट वो वहाँ पे उनको लिटरेसी में इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करनी है गवर्नमेंट को। उसी के लिए सरकार ने एक अभियान भी चलाया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, PMG दिशा। इस अभियान के तहत हर एक रूरल हाउस होल्ड में एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को डिजिटल लिटरेट बनाया जाएगा, ताकि वो अपनी फैमिली को भी उस चीज़ पे सिखा सके और अपनी फैमिली के बेटरमेंट में वर्क कर सके। अगली बात करें तो चेंजेस इन डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। जैसे हमने बात की थी कि बहुत सारे ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं कुछ जिनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है आईसीटी के टूल्स को यूज़ करना या आईसीटी बेस्ड प्रोग्राम्स को का बेनिफिट उठा पाना है, जैसे सीनियर सिटीजन्स, डिफरेंटली एबल्ड, इलिटरेट पर्सन्स। तो आईसीटी को या टेक्नोलॉजी को इस तरीके से बनाना है, या सरकार की जो वेबसाइट्स हैं उनको इस तरीके से बनाना है कि वो यूज़र फ्रेंडली हो, हर कोई उनको बहुत इजीली यूज़ कर सके और हर कोई उनका बेनिफिट ले सके। नेक्स्ट इज़ मैंडेटिंग डिजिटल लिटरेसी इन स्कूल करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। कि अब स्कूल का जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक तो हमारा अकेडमिक करिकुलम होता है जिसमें हमारी पढ़ाई से रिलेटेड सिलेबस मेंशन्ड होता है, या एक फॉर्मेट मेंशन्ड होता है कि क्या क्या पढ़ाना है बच्चे को, या बच्चे को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है एक पर्टिकुलर अकेडमिक ईयर में। उसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बच्चे की बताई जाती हैं कि क्या क्या और चीज़ें एक्स्ट्रा है कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। सिर्फ एक पढ़ाई नहीं करानी है, पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें करानी है ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, पूरे तरीके से बच्चे का विकास हो इसके लिए। तो ये बोला जा रहा है कि स्कूल में भी बच्चे के करिकुलम में भी और को करिकुलर में भी एक्टिविटीज़ में इसको मेंशन करें, इसको ऐड करें, डिजिटल लिटरेसी, उनको डिजिटलाइजेशन सिखाएं कि किस तरीके से काम किया जाता है। तो इसी के लिए अभी कुठातुकुलम, केरल के कुठातुकुलम में एक गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने एक ई किड्स करके क्लब बनाया है जिसमें कि बच्चों को डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड की जाती है, बच्चे वहाँ पे सीख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करें इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, कि जो प्राइवेट सेक्टर है, अब आप लोगों ने एक CSR का नाम सुना होगा, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या होती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करती है अपने प्रॉफिट के लिए, या कुछ जो भी वो काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो उसके लिए सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए उनका कहीं एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ अपनी तरफ से इन्वेस्ट करें, कुछ उनको प्रोवाइड करें। तो उसके लिए एक CSR फंड रखा जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर्स को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व किया जा रहा है। उनको ये बोला जा रहा है कि आप जो CSR फंड देते हैं, रखते हैं, वो फंड आप अपने एम्प्लॉयज़ की और बाकी सोसाइटी की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए आप ट्रेनिंग दो। डिजिटल में ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उसकी नॉलेज दो लोगों को। तो इस तरीके से अगर वो करेंगे तो लोगों में लिटरेसी इंक्रीज़ होगी और ये प्रॉब्लम बहुत रिड्यूस हो जाएगी, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है या डिजिटलाइजेशन होने से प्रॉब्लम बढ़ रही है। नेक्स्ट, रोल ऑफ NGOs एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। वही है जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, गैर सरकारी संगठन हैं, या फिर सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, नागरिक समाज समूह, उनका भी रोल बढ़ा देना चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल में बात करें तो अक्षय पात्रा फाउंडेशन है एक, जिन्होंने किचन को डिजिटाइज किया है और वहाँ पे रियल टाइम डाटा कलेक्शन, मतलब जो फूड सर्व किया जा रहा है पूरे भारत की 12 स्टेट्स के लोगों को,
बहुत मिलियन बच्चों को खाना दिया जा रहा है, तो उसको डिजिटलाइज कर दिया, मतलब एक रियल टाइम उसका डाटा रखा जा रहा है कि कितने बच्चों को किस जगह पे कब कितना खाना दिया जा रहा है, पूरा डाटा रखा जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, किचन को डिजिटाइज किया है कि वहाँ पे जो लोग किचन में काम कर रहे हैं उनको इतना सक्षम बनाया है, उन्होंने सिखाया है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। तो ये क्या थे हमारे मेजर्स। हमने बात की कि किस तरीके से इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिटरेसी है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करके कि स्कूल में ऐड कर दी लिटरेसी करिकुलम में, या प्राइवेट को ले आए, एनजीओज को ले आए, तो ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। तो आखिरी में कंक्लूड करते हुए हम ये बता सकते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस तो हैं इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में, लेकिन हम आईसीटी के जो बेनिफिट्स हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम बेनिफिट्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और हमें इसके बेनिफिट्स उठाने हैं तो हमें इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ध्यान देना होगा। हमें ये जो आईसीटी है वो हेल्प करता है कि एक तो जो जितना ज़्यादा फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है, एक्सचेकर पे जो बर्डन जाता है वो बर्डन भी कम करता है, जो मिस गवर्नेंस या जो भी लीकेजेस होते हैं उसको भी हटाता है, पैसों का लीकेज होता है, या जो घोस्ट बेनिफिशरीज होते हैं ना, जो मतलब ऐसे पर्सन्स होते हैं, ऐसे लाभार्थी बने हुए होते हैं जो एक्चुअल में फेक है, फेक बेनिफिशरीज होते हैं, उनको भी हटा सकते हैं, उनको पहचान कर सकते हैं उनकी, ठीक है। या टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम, मतलब एक रियल टाइम पे हर डाटा भी हम रख सकते हैं, हर चीज़ का पता रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, तो आईसीटी से ट्रांसपेरेंसी भी इम्प्रूव होती है, कनेक्टिविटी भी होती है, अकाउंटेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है, गवर्नेंस भी होगा, सब कुछ होगा। तो इसीलिए चैलेंजेस को देखते हुए आईसीटी के प्रोग्राम्स में जो भी आ रहे हैं या आईसीटी को यूज़ करने में आ रहे हैं, उनको टैकल करते हुए, एक ई गवर्नेंस को प्रॉपर वे में यूज़ करते हुए, गवर्नेंस लेके आते हुए हम एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और एक ड्रीम रियलाइज कर सकते हैं किसकी, इंक्लूसिव और प्रॉस्पेरस इंडिया की। तो ये था गाइस आज का क्वेश्चन और इसका एनालिसिस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और जो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा था प्लीज़ उसका भी आंसर ज़रूर दीजिएगा। एंडिंग करते हुए मैं आपको कोर्सेज़ के बारे में बता देती हूँ कि हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है, पीडीएफ्स प्लस लाइव डाउट सेशंस होते हैं बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे। जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है, हाईली रिकमेंडेड है गाइस, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मेंस आंसर राइटिंग बैच है जिसमें प्रीलिम्स तक आप मेंस रेडी हो जाओगे फॉर श्योर, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और एनसीईआरटी सेल्फ स्टडी कम टेस्ट सीरीज बैच है, टारगेट्स प्लस टेस्ट सीरीज दी जाती हैं। तो एनरोल करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282883 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। सो हरी अप गाइज, टाइम मत वेस्ट कीजिए, ज़रूर एनरोल कीजिए। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।